नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धारचूला दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत उन्होंने की। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में की बातचीत। राठी गांव के आपदा प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात की, हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। सीएम ने अधिकारियों से जानकारी ली, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि वो लोग जो कि पीड़ित हैं उनको हर संभव मदद करने को लेकर कहा गया, भरोसा दिलाया गया कि उनकी मदद की जाएगी। तो जवाहर सिंह स्टेडियम में आपदा प्रभावित लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की, राठी गांव के आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। और ये तस्वीरें आप देखिए, अपने आंसू पोंछते लोग, क्योंकि स्टेडियम में जिस तरीके से जवाहर सिंह स्टेडियम में आपदा प्रभावित लोग वहां पहुंचे, उन्होंने आपदा में अपना बहुत कुछ खोया। ऐसे में उनको राहत की उम्मीद और भरोसा दिलाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि किस तरीके से प्रदेश सरकार उनके साथ है और प्रयासरत है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उनकी हर संभव मदद की जाए। विद्युत कटौती को लेकर क्षेत्र के लोग काफी नाराज हैं, जहां विद्युत सप्लाई न मिलने से लोगों को पीने के पानी की भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि कई बार विद्युत विभाग में शिकायत कर चुके हैं, इसके बावजूद अब तक विद्युत सप्लाई ठीक नहीं हो पाई है, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि इस पूरे मामले में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने बीएसपी विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्युत सप्लाई की आपूर्ति सोलर प्लांट की मदद से भी पूरी की जा सकती है और विद्युत विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाकर विद्युत सप्लाई सुचारू करवा सकते हैं। वहीं सोलर प्लांट लगने के बाद भी मंगलौर की जनता को विद्युत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो बिजली कटौती से नाराज हैं ग्रामीण, परेशान लोगों का गुस्सा फूटा। शिकायत के बावजूद भी हालत गंभीर बनी हुई है। बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी प्रकार की कोई राहत लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही। समझ रहे एक बात समझिए, कोई दो राय है नहीं कि मंगलौर की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है और मंगलौर की नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें जो है दिक्कत है। अब परसों तरसों से जो देखा होगा आपने, जो बड़ी लाइन के तार टूटे हुए थे, उसकी वजह से सप्लाई नहीं आई। तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही। जहां तक सोलर प्लांट की बात है, मेरे ख्याल से पूर्व विधायक ये भूल गए कि सोलर प्लांट जब तक लाइट नहीं आने की तो चलने का नहीं। आप लोगों को इस वजह से कष्ट दिया कि मंगलौर की बिजली की सप्लाई बहुत ही इस टाइम बुरी स्थिति में है। पूरी रात मंगलौर में बिजली नहीं आ पा रही है। पूरे उत्तराखंड में अगर लाइट खराब आए तो चलो, फिर तो यह है कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी नहीं है, सरकार की कमी वहां भी है, कई घंटे का कट है। लेकिन ऐसा नहीं है पूरे उत्तराखंड में कि पूरी रात लाइट नहीं आ रही। मंगलौर के आसपास रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, लंढौरा, यहाँ लाइट आ रही है 18 घंटे के लगभग, और मंगलौर में पूरी रात सप्लाई नहीं है। आप संबंधित समझ रहे एक बात समझिए,
हरिद्वार जिले में पथरी थाना के गांव शिवगढ़ में जहरीली शराब पीने से ग्रामीणों की मौत के बाद राजनीतिक सियासत भी अब शुरू हो गई है। इस मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि धर्मनगरी हरिद्वार तीर्थ स्थल है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और हरिद्वार जिले में जहरीली शराब का आना सरकार की लापरवाही को दिखाता है। वहीं इस मामले में प्रशासन ने पथरी थाना इंचार्ज और साथ ही साथ क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो रुड़की में जहरीली शराब से मौत का ये मामला है, जो कि एक तीर्थ नगरी है और पूरे हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से यहाँ तीर्थ के लिए लोग आते हैं। इस हरिद्वार जनपद को भारतीय जनता पार्टी ने अवैध शराब की स्थली बना दिया। पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी की 50 लोगों से ज्यादा की मौत हुई थी। आज यहाँ पर लगभग 7 लोगों की नकली शराब पीने से जान जा चुकी है और भी जाने यहाँ जा सकें। विधानसभा भर्ती घोटाले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। इस मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने प्रेस वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में भर्ती घोटाले का मामला केवल युवाओं की भर्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ी रकम का भी लेन देन शामिल है, जिसकी वजह से कैबिनेट मंत्री की संपत्तियों में काफी इजाफा हुआ है, जिसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं और सरकार को इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी देना चाहिए। जयेंद्र रमोला ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। विशेष रूप से ये मांग है कि हम पहले भी कह रहे थे कि केवल बैकडोर की भर्ती का मामला नहीं है, सिफारिशी मामला नहीं है। इसमें इस भर्ती में कहीं ना कहीं बड़ा लेन देन हुआ है। इस भर्ती में कहीं ना कहीं आर्थिक फायदा लेने के लिए लेन देन हुआ है। तो इसकी जांच ईडी से, सीबीआई के माध्यम से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज महोदय के निगरानी में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी करे। सरकार की नियुक्ति में तालमेल होने वाला है, अगर होगा इस बात को जैसे कहते हैं भविष्य में। तो नैनीताल के पंत पार्क में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ ही अन्य गणमान्य लोगों ने पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हम सभी को पंत जी के आदर्शों को अपनाते हुए राष्ट्रहित में समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आगे उन्होंने कहा कि नैनीताल के भवाली में पंडित गोविंद बल्लभ संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, ताकि लोगों को संग्रहालय में देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों से संबंधित जानकारियां मिल सके। राज्य में सैनिकों के सम्मान के लिए राज्य सरकार प्रदेश भर में 100 सैनिक स्कूल खोलने जा रही है, जिनकी संख्या बढ़ाकर 1000 तक की जाएगी। सैनिक स्कूल जो खोला जा रहा है वो पीपीपी मोड पर है। आज जिसके पास स्कूल है, जिसके पास जगह है, जितनी एकड़ हमको चाहिए और कितनी संख्या में वहां पर पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक और अन्य सिविलियन जनता है, तो उसका आंकड़ा निकाल के वो स्कूलों पर अगर फिट पाया जाता है, स्कूल के पास वो नॉर्म्स में फिट आता है, तो उसको देंगे। जिसका खर्चा वो स्कूल उठाएगा, कुछ खर्चा हम उठाएंगे। तो इसलिए इस तरह से सैनिक स्कूल दिए जा रहे हैं, जो करीब करीब हम अभी तो फर्स्ट फेज में 21 हुए हैं। पहले 100 आएंगे, फिर 1000 तक जा सकेंगे।
डीजीपी अशोक कुमार के ऑपरेशन मुक्ति के तहत दर्जनों बच्चे भिक्षा की जगह स्कूलों में जाकर शिक्षा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि पारिवारिक माहौल सही नहीं होने की वजह से बच्चों को शिक्षा का पूरा ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ऑपरेशन मुक्ति के प्रभारी कृपाल सिंह ने बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी की है, जहां अब स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को स्कूल के साथ ट्यूशन में बेहतर होमवर्क करने का मौका भी मिलेगा, जिससे कि बच्चे शिक्षा पर ध्यान देकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। आपको बता दें कि मजदूरों ने बच्चों का दाखिला स्कूल में कराने और ट्यूशन की व्यवस्था करने पर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। वहीं एसएसपी यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि कोटद्वार के अलावा इस प्रकार की व्यवस्था जनपद के अन्य शहरों में भी करने की योजना बनाई जा रही है और इस योजना को हमारा मोहल्ला हमारा अध्यापक हमारे विद्यार्थी का नाम दिया गया है। पुलिस का ऑपरेशन मुक्ति अभियान चल रहा है और डीजीपी अशोक कुमार साहब की पहल पर है और हमारे पौड़ी जिले के कप्तान साहब जो है श्री यशवंत चौहान साहब उनके नेतृत्व में चल रहा है। अब देखो जैसे ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा दो, और इसमें हमने ये करा जैसा हमारा मोहल्ला हमारा अध्यापक और हमारे विद्यार्थी। तो हम जिस जगह पर यहाँ पे सरिया फैक्ट्री में कोटद्वार में आए हुए हैं, यहाँ पर जो है तो इन्हीं के बच्चे हैं और इन्हीं में से टीचर होंगे, ये मैम होंगे और इन्हीं की ये जगह होगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा मोहल्ला हमारा अध्यापक और हमारे विद्यार्थी। काशीपुर में काफी समय से गुलदार का आतंक बना हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को डर के साए में जीना पड़ रहा था। शाम होते ही स्थानीय लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते थे। गुलदार को पकड़ने के लिए वन क्षेत्र अधिकारी ललित कुमार आर्य के निर्देशन में जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए थे। इसी के तहत वन विभाग ने कौशाम्बी कॉलोनी से गुलदार को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और आपको बता दें कि गुलदार के पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, वन विभाग को कामयाबी मिली है। गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। कौशाम्बी कॉलोनी से पकड़ा गया गुलदार लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। इससे लोग परेशान थे, डर के साए में जी रहे थे। कौशाम्बी कॉलोनी से ये गुलदार पकड़ा गया और पिंजरे में कैद हुआ। वन विभाग को ये कामयाबी हासिल हुई है। वन विभाग इस गुलदार की तलाश में लगातार पिंजरे लगा रहा था, लगातार इसकी खोज कर रहा था और आखिरकार ये गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि लोग काफी डरे हुए सहमे हुए घूम रहे थे और ऐसे में वन विभाग से इसकी शिकायत की गई और वन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए गुलदार को पिंजरे में कैद किया। कि आप लोग अवगत ही हैं कि बहुत दिनों से काशीपुर क्षेत्र में गुलदार के होने की सूचना प्राप्त हुई। विशेषकर मानपुर क्षेत्र में स्थानीय निवासियों द्वारा कुछ इसके पुख्ता सबूत पेश किए गए। कुछ जो है उनके पालतू कुत्तों पर जो है इनके द्वारा अटैक किया गया। तो उसको देखते हुए जब गुलदार के सूचना की पुष्टि हो गई होने की, तो हमारे द्वारा उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर पिंजरा लगाया गया था, जिसकी दिन रात निगरानी की जा रही थी। क्षेत्र में निरंतर वन विभाग द्वारा जो है गश्त और जो है निगरानी की जा रही थी। तो गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। लंबे समय से इस गुलदार से लोग दहशत के साए में जी रहे थे। वन विभाग से इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद वन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए पिंजरा लगाया और आखिरकार गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। काशीपुर में हो रही बाइक चोरी को लेकर जिले के एसएसपी के दिशा निर्देश में पुलिस से सघन चेकिंग अभियान पुलिस ने आपको बता दें कि चलाया। इसी के तहत पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसएसपी चंद्रमोहन ने बताया कि गिरफ्तार चोरों से 5 बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बाइक चोरों पर मामला दर्ज कर
जांच शुरू कर दी है। तो काशीपुर से ये मामला है जहां पर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। 3 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए। चोरी की 5 बाइक भी इनसे बरामद हुई है। इसी क्रम में कल एक बाइक जो हम चेक कर रहे थे तो उस पर 3 लड़के सवार थे। एक अरुण कुमार जो कि ठाकुरद्वारा का रहने वाला है, दूसरा युवराज गढ़ी नेगी का रहने वाला है और तीसरा रवि कुमार जो कि अफजलगढ़ थाना क्षेत्र बिजनौर का रहने वाला है। तो ये तीनों लोग जिस बाइक पर सवार थे उसके कागजात नहीं दिखा पाए और उस कागजात नहीं दिखा पाए तो जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये बाइक है जिस पर वो सवार थे वो चोरी की बाइक थी जो इन्होंने केवीआर के पास से चुरा ली। सूरजपुर में ग्रामीणों की शिकायत पर लोकपाल बैठक का आयोजन किया गया, जहां लोकपाल रफीकुद्दीन मलिक की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत कागजों में सफाई कार्य पूरा कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों ने लोकपाल से निष्पक्ष जांच की मांग की है। हेलो, जसपुर ब्लॉक में 2 जगह से शिकायतें आई थी, एक जगतपुर पट्टी और एक सूरजपुर से। इन दोनों की जगह इंक्वायरी मैंने जाकर खुद की। वो भ्रष्टाचार का मामले उठा रहे हैं लोग, लेकिन सबूत कोई पक्के नहीं दे पा रहा है। यूकेएसएससी भर्ती घोटाले के बाद उत्तराखंड में लगातार नए भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, जहां पहाड़ी आर्मी संगठन ने हल्द्वानी में पीसी की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विद्यालय में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसके अलावा पहाड़ी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हरीश ने बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों और करीबियों को ओपन यूनिवर्सिटी के कई पदों पर दी गई नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आगे हरीश रावत ने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति और उच्च शिक्षा मंत्री के इशारे पर बीजेपी, आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के अलावा कांग्रेस सरकार में कई बड़े पदाधिकारियों और करीबियों को उनकी योग्यता से बड़े पदों पर नियुक्त किया गया है। वहीं पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड राज्य सरकार से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो हल्द्वानी में यूओयू की नियुक्तियों में गड़बड़ी का ये मामला है। बिना योग्यता नौकरी बांटने का आरोप लगा है। मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो बिना योग्यता नौकरी बांटने का गंभीर आरोप, मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर अपनी बात रखी और मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। तो एसटीएफ किसका है? रेणु पंत जी है, रेणु प्रकाश है, एके नवीन जी है और उसके अलावा आरएसएस के प्रांतीय प्रचारक है ब्रजेश बनकोटी जी। ये तमाम लोग भर्ती, इनकी एजुकेशन क्या है ये मायने रखता, मगर प्रोसेस इनका गलत है। इनका भर्ती होने का जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है वो गलत है।
पहाड़ी आर्मी ने डिसाइड किया है इन घोटालों की सीबीआई जांच करने के लिए आगामी 14 सितंबर को हल्द्वानी के बूथ पार्क में जनाक्रोश रैली करेगी। उत्तराखंड राज्य किस तरीके से अभी यूपीएससी से लेकर के है, आपने जो प्रेस वार्ता करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले मैं इस बात कहना चाहता हूं, तो यानी राज्यवासियों से भी आह्वान करता हूं कि जब सरकार ही लिखते हैं तो एसटीएफ किसका है? एसटीएफ उत्तराखंड राज्य किस तरीके से अभी यूपीएससी चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी के काम की धीमी रफ्तार के चलते राजपुर विधायक खजान दास बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। मीडिया से रूबरू होते वक्त खजान दास ने बताया कि समस्त अधिकारियों और सरकार को अवगत करवाने के बावजूद स्मार्ट सिटी के कामों में तेजी नहीं आ रही है। वहीं राजपुर विधानसभा में 90% काम स्मार्ट सिटी के ही अंतर्गत करवाए जाने हैं। इन अधूरे कामों के चलते जनता और स्थानीय निवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। 25 सितंबर तक स्मार्ट सिटी के कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ घंटा घर पर धरने पर बैठेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है और स्मार्ट सिटी के तहत जो भी कार्य है, जो कार्यदायी संस्था है, हम समय समय पर उनको अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि जो एक एडवाइजर कमेटी की बैठक होती है उसमें समय समय पर इनको अवगत कराया गया है। किंतु अधिकारी और जो कार्यदायी संस्था के जो मालिक है, मुझे नहीं लगता कि उनके कानों में जूं रहेंगे। इसलिए मुझे कहना पड़ा और जनता के हित के लिए और अपने विधान, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम अगर देखा जाए तो मेरे विधानसभा में 90% काम स्मार्ट सिटी का हो रहा है। विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस पर ई वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही ग्रीन ड्राइव पहल का भीमताल के स्थानीय विधायक राम सिंह कैरा ने स्वागत किया। ग्रीन ड्राइव के समापन पर सभी प्रतिभागी एक एक पौधा लगाने की पहल करेंगे। इस अवसर पर राम सिंह कैरा ने कहा कि इसका मकसद लोगों में इलेक्ट्रिक परिवहन संरचना और पर्यावरण अनुकूल भविष्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। आज हमारे भीमताल के लिए और हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि जो कदम यहाँ पर ईवी ड्राइव दिल्ली से भीमताल पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक कार भारत निर्माण में एक अद्भुत सहयोग निभा सकती है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि मुडिया कला निवासी मोबिन मजदूरी करने के बाद घर पहुंचा। इस दौरान शख्स की हालत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद मोबिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने शख्स को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी 112 को सूचना मिली थी तो उनके घर वहाँ 112 गई तो उनके घर वालों का कहना था कि इसकी जो है वो पेट में दर्द हुआ था, उसकी वजह से जो है इसकी मृत्यु हुई है बीमारी से। तो उसको पहले ये हॉस्पिटल भी ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद घर पर ले आए। घर पर लाने के पश्चात 112 को सूचना थी तो 112 को ये शक हुआ कि मतलब इसकी जो है हैंगिंग कर रखी है या कुछ इस प्रकार का जो है वो चीज उसमें पाई गई। उसका पंचायतनामा भर करके जो है पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल में ले आए हैं। पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।
सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक महिला को 75 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी के तहत सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए आदर्श नगर की गड्ढा कॉलोनी से एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई महिला का नाम रेहाना बेगम है। पुलिस ने गिरफ्तार महिला पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नई वाली जनरेशन है, इन लोगों पर ये अवैध तरीके से जो इस प्रकार के इंजेक्शन आदि कर रहे हैं तो छोटे बच्चों को जो है ये खराब कर रहे हैं। समय समय पर जो अभियान चलाए जा रहे हैं, कल एक रेहाना बेगम नाम की एक लेडीज है, ये गड्ढा कॉलोनी सुल्तानपुर पट्टी में, तो उसके घर से अवैध तौर पर जो है 75 ये जहरीले इंजेक्शन पाए गए हैं, जिसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अब खबर नैनीताल से है, जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और नैनीताल के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल के नेतृत्व में राज्य अतिथि गृह में आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने राज्य सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्र संघ चुनावों से भाग रही है और राज्य सरकार ने समय पर छात्र संघ चुनाव नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो प्रदेश भर के छात्र नेता एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे। की मांग है राजनीति से ऊपर उठ के उत्तराखंड के अंदर लिंडो कमीशन पर आधारित जो नियम दिए गए हैं उस आधार पर उत्तराखंड सरकार इलेक्शन की घोषणा करें, एक डेट नोटिफाई करें, जिससे कि यूनिवर्सिटी जितने भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, वो अपने अपने यहाँ इलेक्शन कराएं नियमानुसार। और सारे स्टूडेंट को एश्योरेंस दे चुकी हैं वाइस चांसलर और प्रिंसिपल की वो इलेक्शन कराने को तैयार है। लेकिन उत्तराखंड सरकार खासकर शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। और जो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।